वो दिन रात निधि से दूर रहते थे और उससे नजरें चुराते थे। एक रात मैं निधि और अर्नव के कमरे में एक आहट की आवाज़ सुनकर रुक गई थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने झाँक कर देखा तो कमरे में धीमी रोशनी थी। निधि सोफे पर बैठी थी, जबकि अर्नव खिड़की के पास खड़े हुए थे। यह देखकर मेरी सांसें रुक गई। दरवाज़ा खटखटाने के बजाय मैं पीछे हट गई थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह मैंने हिम्मत करके अपने पति से बात करने का फैसला कर लिया था। वह आंगन में बैठे हुए थे, हाथ में मोबाइल था। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई और धीरे से कहा, आप अभी उसके करीब नहीं गए? अर्नव ने सर उठाया, मुझे गौर से देखा, फिर दोबारा मोबाइल में बिजी हो गए। मैंने कहा, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अर्नव तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा, क्या पॉसिबल नहीं है? मेरा अपने आप को ख़त्म कर लेना या फिर निधि को अकेले सोते देखना। फिर उन्होंने मोबाइल बंद किया, एक साइड पर रखा और मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि मुझे तुम्हारे सामने शर्म आती है। मोहिनी, मुझसे कुछ नहीं हो पाता। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगती है, जैसे मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और बस इतना कहा कि फिर आपने शादी ही क्यों की? मेरा भरोसा जीतने के लिए? अगर तुम यह सब नहीं कर सकते तो? उन्होंने कहा, तो तुमने मुझे मजबूर किया था। तुम्हें क्या लगता कि यह सब कुछ निधि के लिए आसान है? क्या वह कोई मिट्टी की बनी हुई मूर्त है कि जब चाहे उसको इस्तेमाल कर लो, जब चाहे उसे नज़रअंदाज कर लो? इतना कहकर वह वहाँ से उठकर चले गए। मैं खामोश बैठी रह गई थी। अगले दिन मैं निधि के कमरे में उससे मिलने के लिए चली गई थी। वो खामोश बिस्तर पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने कहा कि आइए ना मालकिन, बैठिए। तो मैं उसके बराबर में जाके बैठ गई। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो वह मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने सर हिलाया, लेकिन मैं जान गई थी वो अब अंदर से खाली हो चुकी है। थोड़ी देर उसके साथ बातचीत करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी कोशिश अभी भी अधूरी रह गई है। मगर एक बात तो फिक्स थी, यह रिश्ता अब जिस तरह भी जाए मुझे उसकी देखभाल खुद करनी होगी। मेरे पति अभी भी उसके करीब नहीं जा रहे थे। उन्होंने निधि से दूरी बनाकर रखी थी और गुजरते हुए दिनों के साथ साथ मेरे अंदर एक खालीपन और गहरा होता जा रहा था। निधि बिल्कुल खामोश रहती थी, ना किसी से बात करती, ना कमरे से बाहर निकलती थी। अर्नव अब देर से घर वापस आने लगे थे। वह दिन भर काम किया करते थे, नज़र मिलाने से भी कतराया करते थे। एक सुबह जब सब अपने कमरे में थे, मैंने निधि के कमरे पर दस्तक दी। वो दरवाज़ा खोलकर मेरे सामने आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और खामोशी थी। मैंने नरमी से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। तुम अपना ख्याल रखना, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। उसने मेरी तरफ चौंक कर देखा और कहने लगी कि आप क्यों जा रही हो यहाँ से? रुक जाओ ना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने दबी आवाज़ से कहा कि आप मत जाइए मालिक, वरना ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। उसके शब्द सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उसके शब्द मेरे अजीब सी घबराहट थी। मैंने कहा कि तुम यह क्या कह रही हो? उसने मेरे चेहरे से नज़र हटा ली और कहने लगी कि बस ऐसे ही, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मगर उसने खुद को रोक लिया। मेरे दिल ने कहा कि उसकी बात को अधूरा ही छोड़ देती हूँ। ऐसा लगता है कि वह कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। कुछ दिन के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा, यही बेहतर होगा। मैंने अपना सामान पैक किया और अपने पति को मैसेज करके बता दिया था कि मैं 2-3 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मैसेज का रिप्लाई आया कि ठीक है, टेक केयर। गाड़ी में बैठते समय घर की दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, जैसे मैं पीछे कुछ अधूरा छोड़ के जा रही हूँ। निधि का चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। उसने जो मुझसे कहा था वो शब्द मेरे दिल को लग रहे थे।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह थोड़ी भावुक हो गई थी, इसलिए ऐसे ही बातें कर रही थी। मैं चली जाऊंगी तो उसे भी अर्नव के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा था कि अगर आप यहाँ से चली गई तो ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे दिमाग में यह शब्द ऐसे चिपक गए थे जैसे कई सालों पुराने हो। मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी। यहाँ आकर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, दिल बेचैन था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि यहाँ मेरा बहुत बड़ा परिवार था, 2 भाभियाँ, एक छोटी बहन, 2 भाई और मम्मी पापा, भतीजा भतीजी। इतने सारे लोग मेरा ध्यान बटाने के लिए काफ़ी थे, मगर फिर भी मेरा दिल किसी भी खुशी को कबूल नहीं कर रहा था। मेरी उदासी देखकर सब मुझसे पूछते कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो मैं उनको यही बताती कि कोई बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने खुद को समझाया कि मेरा ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद निधि और अर्नव इस दौरान एक दूसरे के करीब आ जाए, मेरे गैर मौजूदगी उनके बीच की खड़ी दीवार को ख़त्म कर दे। मेरी उलझनें बढ़ती जा रही थी। मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए थे। मैंने शाम को निधि को फ़ोन किया। मैं जब से यहाँ आई थी, मेरा उसे कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर मैंने अर्नव को कॉल कर ली। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। मैंने उन्हें बताया कि हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि कब वापस आ रही हो? तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मुझे आने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। मैंने उनसे निधि के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने बात बदल दी और कहने लगे कि जल्दी घर वापस आ जाओ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था। वो रात बहुत लंबी थी, नींद आंखों से दूर हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कुछ है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगा। अगली सुबह मैंने खुद को फिर उसी परेशानी में शामिल कर लिया। मैं सोचने लगी मुझे अपने घर जाना है या नहीं। फिर मैंने दोबारा से निधि को फ़ोन लगाया। उसने कॉल रिसीव की। उसने कहा कि कैसी हो मालकिन? मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसने फ़ौरन कहा कि आप कब तक आ रही हो? मैंने कहा कि अभी 1-2 दिन और यहाँ रहूँगी। दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। फिर वह कुछ लंबे समय के बाद बोली, मालकिन आप जल्दी आ जाओ। मैंने कहा निधि, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए, और हाँ, मुझे हर हाल में चाहिए। तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारी शादी अपने पति के साथ क्यों कराई है। तुम्हें खुद को आगे बढ़ाना होगा। उसने घबराते हुए कहा, लेकिन मालकिन तो मेरे करीब भी नहीं आते, मुझसे बात भी नहीं करते, तो फिर यह सब कैसे होगा? मैंने कहा कि एक औरत मर्द को अपने खूबसूरती अंदाजों में उलझा सकती है, और तुम तो खूबसूरत हो ही। देखो, मर्द को वक्त नहीं, सिर्फ माहौल देखना होता है। तुम ऐसा माहौल बना दो कि वह तुम्हें देखने पर, तुम्हारी बात करने पर मजबूर हो जाए। तुम जैसी खूबसूरत लड़की बहुत कुछ कर सकती है। तुम उसके साथ वक्त गुजारो। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे पति के साथ वक्त गुजार कर मुझे बच्चा दे दो। और तुम हो कि हिम्मत हार रही हो। उसने कहा कि नहीं मालकिन, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो नहीं आते मेरे करीब। निधि की सांसों की आवाज़ मुझे फ़ोन पर साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिसकियों से रो रही है। मैंने कहा कि चलो, तुम परेशान ना हो, अब कोशिश करके देख लो, और याद रखो अगर यह मौका हाथ से चला गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ को पैसे की ज़रूरत है। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं पैसे भी नहीं दूंगी। उसने कहा कि मालकिन, मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती थी। मेरे दिल में अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। निधि की शादी मेरी आंखों के सामने मेरे पति के साथ हुई थी। उसकी मासूमियत, उसकी खामोशी, सब मैंने अपने खुदगर्जी से रौंद दी थी। लेकिन मुझे अब अपनी मर्जी पूरी करनी थी, किसी भी कीमत पर। उस रात शीला का मैसेज आया
कि भाभी जी, मेरी बेटी बहुत खामोश रहती है, ना कुछ खाती है, ना बात करती है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़ वापस आ जाइए। मैंने मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया। तो थोड़ी देर बाद शीला का फ़ोन आया। मैंने काफ़ी देर तक तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद निधि मुझे फ़ोन करने लगी। फिर मैंने निधि का कॉल रिसीव कर ली। उसने रोते हुए कहा कि मालकिन, मालिक मुझे देखते भी नहीं हैं। मैं क्या करूं? प्लीज़ आप वापस आ जाइए। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द और घबराहट छुपी हुई थी, जो मेरे दिल को चीरने लगी। मैंने कहा, निधि, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या तुम यह नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ को यह सब कुछ मिले जो उसकी ख्वाहिश है? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी माँ को 25 लाख रुपए देने का वादा किया है। तुम्हें यह सब समझना होगा। उसने कहा कि मैं यह सब समझती हूँ, लेकिन आपके पति मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा, नफरत नहीं करते, बस झिकझिक हैं। वक्त के साथ साथ वह भी ठीक हो जाएंगे। तुम हिम्मत रखो, खुद को मजबूत बनाओ। तुम अब सिर्फ एक मामूली लड़की नहीं हो, तुम अर्नव की पत्नी हो। और पत्नी को अगर उसका हक ना मिले तो उसे जबरदस्ती अपना हक लेना चाहिए। निधि की खामोशी में एक थकावट थी। मैंने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा, जब से तुम आई हो बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है? मैंने कहा, मम्मी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया है ना। वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि मोहिनी, अगर तुमने कोई ऐसा फैसला कर लिया है जो दिल में खटक रहा है तो उसे निभाना होगा, वरना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वक्त कभी पलट कर नहीं आता है। मैं बिल्कुल खामोश रही। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं तो बहुत बड़ा कदम उठा चुकी थी। कभी कभी मैं अकेले बैठती तो सोचने लगी कि कितने अरमानों के साथ मेरे माता पिता ने अर्नव के साथ मेरी शादी की थी। मुझे नहीं पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब मुझे अपने पति के खुद दूसरी शादी करवानी पड़ जाएगी और दुनिया मुझे बांझ कहेगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, लोगों ने मुझे अपने घर इनवाइट करना छोड़ दिया था। अगर कहीं शादी होती थी तो लोग मुझे नहीं बुलाते थे, कहते थे कि यह बाज है। अगर शादीशुदा जोड़े पर इस बांझ का परछाई भी पड़ गया तो उसने भी बचा नहीं होगा। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे कोई भी कदम उठाना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं माँ बनकर रहूंगी। अपने पति को बताती थी तो लोग मुझे क्या क्या नहीं कहते, तो वह भी हंसा करते थे और कहते थे कि हाँ, तुम माँ नहीं बन सकती, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। लोगों तो बातें करेंगे ही। एक औरत शादी के बाद माँ बनती है, तभी वह पूरे होती है। यह वह रात थी जब मैं बहुत टूट कर रोई थी। दिन निकला जा रहा था, लेकिन मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। ना जाने मुझे कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही थी। उसके बाद दवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टर ने भी बहुत ट्रीटमेंट करवाए, तरह तरह के टेस्ट करवाए, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी थी। हर महीने मेरी उम्मीद टूट जाती थी। मेरे पति ने अब आखिरी बार मुझे लास्ट डॉक्टर के यहाँ दिखाया था तो कहा था कि बस अब तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं होगी। उसके बाद तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम बांझ हो, कभी माँ नहीं बन सकती। और फिर उस डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुली नहीं बैठ सका। मैं ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना किया करती थी कि काश मैं भी माँ बन सकती। मेरे अंदर एक शोर था, लेकिन बाहर पूरी तरह से खामोशी थी। मैं अपने मायके में छत पर बैठी हुई थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। सितारे जिन्हें कभी मैं ख्वाहिश सुनाया करती थी, आज वह बेजान लग रहे थे। मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी हूँ। मैंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिसे मैंने निधि के सर पर प्यार से रखा था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, अगर निधि भी मेरी तरह बेऔलाद निकली तो क्या होगा? तो क्या होगा? मैं उसे भी कसूरवार ठहराऊंगी। अब वक्त मेरा फैसला सुनाने वाला था।
मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा बुखार बढ़ता जा रहा था। कई दिनों से मम्मी मुझसे कहा करती थी कि डॉक्टर के पास चले जाओ, मगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। सोच रही थी कि तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं अपने भाई के कमरे में बैठी हुई थी, तब अचानक मेरे मोबाइल पर फ़ोन आने लगा। स्क्रीन पर निधि का नाम देखकर मेरे दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दाब लिया हो। मैंने फ़ौरन कॉल रिसीव की। उसकी आवाज़ काँप रही थी। वह घबरा रही थी और रो रही थी। ऐसा तो हर बार बात करते समय होता था, लेकिन आज कुछ अलग ही था। निधि ने जल्दी से कहा कि मालकिन, और फूट-फूट के रोने लगी। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। फिर संभालने और कहने लगी कि आप जल्दी से वापस आ जाओ, वरना मालिक कुछ कर देंगे। मेरे शरीर पर बिजली सी दौड़ गई। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो, कि अर्नव ने तुमसे कुछ कहा है क्या? उसने कहा, मालकिन बस आप जल्दी से वापस आ जाओ। मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप नहीं आई तो मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो जाएगा। उस समय तो मैं जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। मैंने जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना अपना सामान समेटा और जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या हुआ, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। मुझे मेरे मायके वाले भी रोकते रह गए थे कि क्या हुआ, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो? तो मैंने उनको यही बताया। कि निधि के जानकारी में किसी की तबीयत खराब है। मैं जल्दी से घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आंगन में टहल रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल खामोश था। मैं उनके पास पहुंची और कहने लगी कि निधि कहाँ है? उसने मुझे फ़ोन किया था। वह बहुत डरी हुई थी। आपने उसके साथ क्या किया? अर्नव ने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा बिल्कुल सादा था। उन्होंने कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया। मैं उसे डिवोर्स देकर घर से निकाल चुका हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला बंद कर दिया हो। मेरी जान निकल रही हो। मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हो? आपने उसे जाने दिया। आपने उसे डिवोर्स दे दी। ऐसा नहीं हो सकता। अभी बच्चा हुआ भी नहीं है और आपने उसे घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि आपने यह सब क्या कर दिया? मेरे पति ने मेरी आंखों में देखा और कहने लगे कि मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे साथ इस घर में रहे, ना अब और ना आगे। अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा, प्लीज अर्नव, झूठ मत बोलिए। मुझे बताइए कि वह कहाँ पर है। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा कि आपने उसे नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मुझे जो करना था कर लिया हूँ। उन दोनों माँ बेटी को इस घर में से अब निकाल चुका हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो अपने पति की बात सुनकर जैसे पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी थी। फौरन भागकर निधि के कमरे में गई। वहां पर खाली अलमारी खुली हुई थी। उनके कपड़े भी गायब थे। उसका सामान भी गायब था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर मैं दौड़ती हुई क्वार्टर की तरफ गई, जहां नौकर रहा करते थे, जहां हमने कमरा शीला को भी दिया हुआ था। वहां शीला भी नहीं थी। उन दोनों माँ बेटी का कोई अता पता नहीं चल रहा था। मैंने पुलिस स्टेशन में भी उनकी गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। आसपास उसके अस्पताल में भी उनके बारे में पूछताछ करवा ली थी, मगर उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मेरे तो शरीर की जैसी जान ही निकल गई थी। मेरे पति बिल्कुल खामोश हो चुके थे। यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं उन दोनों को ढूंढते ढूंढते थक गई थी। तो मैंने अपने पति को कहा कि आपने निधि को कहाँ छुपाया। वो रुके और कहने लगे कि मोहिनी, तुमने मुझे मजबूर किया था। अब जो हुआ उसकी जिम्मेदारी भी तुम खुद ही हो। मेरे दिल में एक डर था, एक खालीपन था और एक पछतावा भी था, जो अब जख्म बनकर मेरे दिल पर चल चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कई दिन इसी तरह से गुजर गए और इस टेंशन की वजह से धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मेरे पति तो इस टॉपिक पर कोई बात भी नहीं करना चाहते थे और अगर मैं कुछ कहती तो वह खामोश रहते थे।
मुझे बार बार निधि की चिंता और उसका रोना हुआ चेहरा दिखाई देता था। अब उसने मुझसे कहा था कि मालकिन यहाँ से मत जाइए, वरना ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं अक्सर बीमार रहने लगी थी, शरीर पर जैसे बोझ सा लग रहा था। एक दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई और फिर मेरी तबीयत भी ज़्यादा खराब हो गई। इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा और खामोशी से उनके साथ चली गई। अस्पताल की दीवारें और वहाँ की दवाइयों की बदबू दिल को झकझोर रही थी। मेरा नंबर अभी नहीं आया था। मम्मी मेरे बराबर में ही बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर इधर-उधर टहल लेती हूँ, क्योंकि नंबर आने में अभी थोड़ा समय बाकी है और मैं बैठे-बैठे काफ़ी थक चुकी थी। मैं जैसे ही दवाई के लिए मेडिकल स्टॉप की तरफ हटने लगी, तो मैंने देखा कि वहाँ एक डॉक्टर के केबिन के अंदर मैंने अपने पति को जाते हुए देखा। मैं उनको देखकर अचानक ठिठक गई, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि वह 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और वह कल रात ही अपनी पैकिंग करके घर से बाहर निकल गए थे। मगर अब यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे थे? मैं उनका पीछा करते हुए डॉक्टर के केबिन की तरफ गई। केबिन का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे अंदर का साफ नज़ारा आ रहा था। मैं वहाँ खड़ी हो गई और छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। जहाँ मेरे पति डॉक्टर से कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आखिर मेरा ट्रीटमेंट कब तक पूरा होगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी पत्नी ने मेरी दूसरी शादी करवा दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी दूसरी पत्नी को डिवोर्स दिया है और उसे अपने घर से निकाला है। मेरी पत्नी को औलाद के लिए पागल हो रही है, मगर उसे कौन बताए कि बांझ वो नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं कभी उसको बच्चा नहीं दे सकता, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। यह बात मैं उसे नहीं बता सकता। मैं कई सालों से यह राज उससे छुपाए रहा हूँ। अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो अर्नब, मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारा इलाज पॉसिबल है। तुम खुद अपना इलाज करवा रहे हो। मैं तुमसे इतने सालों से अपनी पत्नी को धोखा से रखने से मना कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि झूठ पर कभी रिश्ता कायम नहीं रहता। तुम्हें सब कुछ अपनी पत्नी को सोच समझ के बता देना चाहिए था। तुम्हें अपनी पत्नी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। उन दोनों की बातें सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान को मुट्ठी में दबा लिया हो। इसका मतलब था कि मेरे पति और मैं खुद गलत समझ रही थी। इसका मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पति में ही कमी है। मेरे पति ने आखिर मुझे यह सब कुछ क्यों नहीं बताया? मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती तो उसी समय अपने पति से सवाल कर सकती थी, लेकिन अगर कुदरत मेरे सामने उनकी सारी सच्चाई लेकर आ गई थी, मैं उसी समय अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। मैं अपने पति को कोस रही थी कि जिसकी वजह से मैं इतने सालों से परेशान रही। मैंने लोगों की बातें सुनी, यहाँ तक कि उन्होंने भी मुझे बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जब कमी उनके अंदर थी, तो वह उल्टा मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे थे। मैं बेचारी निधि, मैंने अपने पति की शादी उसके साथ करवा दी थी। पता नहीं उन्होंने उसे कहाँ भेज दिया, उसके साथ क्या किया। मैं अभी अपने घर में बैठी रो रही थी, जब हमारे घर का एक नौकर मेरे पास आया। उसने कहा, भाभी जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, बताओ क्या बात है? तो उसने कहा कि भाभी जी, माफ़ करना, यह आपका फैमिली मैटर है। मुझे इसमें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हो, इसलिए मजबूर होकर आपको बता रहा हूँ कि आपके जाने के बाद भैया जी ने निधि और शीला के साथ बहुत गलत किया। उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक दिन तो उन्होंने एक मर्द को घर में बुलाया था और उसे निधि के कमरे में भेज दिया था। उसने निधि के साथ जबरदस्ती की। निधि चिल्ला रही थी, लेकिन हम में से कोई भी उसे बचा नहीं सका और फिर उसके जाने के बाद
मालिक ने शीला से कहा कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाओ और फिर दोबारा कभी दिखाई मत देना। तुम्हारी बेटी अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। आइंदा अगर यहाँ आई तो लोगों को तुम्हारी हकीकत के बारे में बता दूंगा। शीला और निधि बहुत डर गए थे, इसलिए वह दोनों अपना सामान बांधकर यहाँ से कहीं दूर चली गई। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पता नहीं मेरे पति को और कौन कौन सी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आनी बाकी थी। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं अपनी माँ के घर आ गई थी। उनको मैंने अर्नव की एक एक सच्चाई के बारे में बता दिया था। वह सारी सच्चाई जो कई सालों से मैं अपने घर वालों से छुपाती आ रही थी। मेरे घर वालों ने फौरन फैसला कर लिया था कि अब वह मुझे दोबारा अर्नव के पास नहीं भेजेंगे। जब अर्नव ने घर आने का नाटक किया कि मुझे मेरे मायके से लेने के लिए आए हैं और कहने लगे कि तुम बिना बताए यहाँ क्यों आ गई हो, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं आपकी सारी हकीकत जान चुकी हूँ। वो शर्मिंदगी से चूर-चूर हो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि मुझे सच्चाई पता कैसे चल गया है, लेकिन वह मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। पर मैंने उस इंसान को माफ़ नहीं किया जिसके लिए मैंने गरीब माँ को उसकी बेटी को निशाना बनाकर मजबूर किया। एक गरीब और मासूम बच्ची की इज्जत दांव पर लगा दी। मैंने अपने पति को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और कह दिया था कि मुझे 1 हफ्ते में अंदर डिवोर्स चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। फिर क्या था, मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी थी, क्योंकि अब वो भी मेरे सामने नज़र मिलाने के काबिल नहीं थे। मैं तो सिर्फ एक माँ बनना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे धोखा दिया। एक झूठ की वजह से उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी कहानी से यह सीख लिया था कि हर दिल झूठा और धोखेबाज से नहीं टूटता। कभी-कभी कुछ खामोशियाँ भी घर बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले